नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए पार्ट 3 के टॉपिक प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो के समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक अराजकता व्याप्त थी, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आदर्श राज्य की परिकल्पना अपनी पुस्तक रिपब्लिक द कंसर्निंग जस्टिस में प्रस्तुत की है। आपको ध्यान रखना है, प्लेटो की पुस्तक का रिपब्लिक द कंसर्निंग जस्टिस पूर्व में के वीडियो में हम देख चुके हैं। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है उनकी, और चूंकि इसमें न्याय के ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया है, इसलिए इसका सब टाइटल जो है वो भी क्या रख दिया गया, कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में प्लेटो ने न केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बल्कि उसकी विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय प्लेटो ने व्यवहारिकता की अवहेलना की है। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के दोषों या कहिए कि उसकी जो कमियां थी, बुराइयां थी, उनको देखते हुए उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अब आता है कि आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें 4 बिंदु आते हैं कि दार्शनिक राजा का इसमें शासन होगा, न्याय की व्यवस्था होगी, इसमें शिक्षा की व्यवस्था होगी, और शिक्षा के ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं, न्याय के ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दार्शनिक राजा के ऊपर भी पढ़ चुके हैं, संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था होगी, इस पर भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो यही सब इस आदर्श राज्य में होगा। अब इन्हीं टॉपिक्स का हम डिटेल में अध्ययन करते हैं कि पहला बिंदु है दार्शनिक राजाओं का शासन। आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता यही है कि इसमें किसका शासन होगा, दार्शनिक राजा का। राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन निस्वार्थ, कर्तव्यपरायण, दार्शनिक शासकों द्वारा किया जाए। प्लेटो विवेक को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व समझता है और उसके अनुसार विवेक संपन्न लोगों द्वारा ही शासन का कार्य किया जाना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राज्य के उच्चतम शिखर पर दार्शनिकों या दर्शन से युक्त व्यक्ति को वो नियुक्त करता है। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे और इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य यानी समायोजन स्थापित कर लेता है और राज्य के हित व कल्याण को अपना सर्वप्रमुख व एकमात्र कर्तव्य समझता है, ड्यूटी समझता है। वह सत्य का अनवरत खोज करता होता है, या कह लीजिए अन्वेषक होता है, तथा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। आदर्श राज्य में शासन सरकार के नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक राजाओं द्वारा निर्मित होगा, तथा इसी कारण दार्शनिक राजा पर कानून का कोई बंधन नहीं है। ये देखिए मित्रों कि दार्शनिक जो राजा है वो कानूनों का निर्माता होगा, वो स्वयं कानूनों से परे होगा, उस पर कानून कोई लागू नहीं होगा। आगे जाकर हम आलोचना में कह देंगे कि ये निरंकुश शासन हो जाएगा, ऐसे तो राजा पर किसी चीज़ का अंकुश ही नहीं रहेगा। आज के परिदृश्य में हम देखें तो विधि के शासन की बात की जाती है, जबकि इसमें तो सरासर उल्लंघन हो रहा है विधि के शासन का। विधि सब पर समान रूप से लागू होती है, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, विधि यानी कानून। तो ये कानून प्लेटो के आदर्श राज्य में सब पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा। दार्शनिक राजाओं के शासन में दार्शनिक राजा है वो इन कानूनों से परे या छूता है। आदर्श राज्य के शासन को दार्शनिकों का असीमित राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के कानूनों के नियंत्रण से मुक्त है। तो ये थी दार्शनिक राजा के शासन की बात, जो कि आदर्श राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। अगला बिंदु आता है न्याय की व्यवस्था। प्लेटो के न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि न्याय आदर्श राज्य का प्राण तत्व है तथा यह राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। राज्य अथवा समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।
मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। राज्य के नागरिकों के 3 वर्ग इन्हीं के अनुरूप बनते हैं। जिसमें विवेक होगा वो शासक बन जाएगा, जिसमें साहस होगा वो सैनिक वर्ग में चला जाएगा, और जिसमें तृष्णा या लोभ लालच होगा वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा। न्याय प्राप्ति के उपाय: प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करे जिसे करने में वे सर्वाधिक योग्य हों और उपयुक्त हों। इसी कारण प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण या कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कार्य विशेषीकरण या कार्य विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रूसो, कुछ भी लिख दिया जाएगा। उसका सही उत्तर क्या होगा? प्लेटो, क्योंकि वो कहता है कि मानवीय आत्मा में जो गुण होते हैं कुल मिलाकर के 3 होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इन्हीं के अनुरूप समाज में 3 वर्ग बनते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग को अपने अपने निर्धारित या निर्दिष्ट कार्यों को ही करना होगा। तो जिसमें उसको विशेषज्ञता हासिल है व्यक्ति को, वही वो काम करेगा। इसीलिए इस सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या कार्य विभाजन का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षा की व्यवस्था अगला बिंदु है हमारा, शिक्षा की व्यवस्था। आदर्श राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम पूर्व में पढ़ चुके हैं दार्शनिक राजाओं का शासन, नंबर 2 है न्याय की व्यवस्था। अब तीसरा बिंदु आता है शिक्षा की व्यवस्था। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है। और हमने पूर्व में शिक्षा संबंधी विचारों में पढ़ा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राज्य नियंत्रित होनी चाहिए, राज्य का कंट्रोल होना चाहिए उस पर। अगला बिंदु है संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था। अभिभावक वर्ग यानी शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवस्था करता है प्लेटो। वो कहता है कि न तो इनके पास संपत्ति होनी चाहिए, न ही इनके पास अपना निजी परिवार होना चाहिए। साम्यवाद ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक राज्य हित में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। साम्यवादी व्यवस्था स्त्रियों के स्वतंत्रता व समानता की बात तथा समान अधिकार की बात करता है प्लेटो इसमें। अब प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, जैसे न्याय है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, विस्तृत रूप है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, शिक्षा है, नागरिकों के 3 वर्ग हैं। इनका आप डिटेल में बता सकते हैं जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। दार्शनिक राजाओं का शासन है, साम्यवाद है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात करते हैं प्लेटो, राज्य का हित सर्वोपरि, व्यक्ति उसका अंग मात्र। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर हम की पॉइंट्स ले सकते हैं जिसका आप विस्तृत रूप में उल्लेख कर सकते हैं एग्जाम के समय। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। तो सबसे पहली जो आलोचना है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा कल्पना प्रधान है, अव्यवहारिक है, वास्तविकता के धरातल पर ये खरा नहीं उतरता है, और मानवीय आत्मा के जो 3 तत्व हैं उनके आधार पर राज्य के नागरिकों को वर्ग विभाजन करना, ये भी वास्तविकता की अवहेलना करना है। व्यक्ति की अवहेलना और व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन किया गया है इसमें। जनसंख्या के बड़े भाग को उत्पादक वर्ग में रखा है और उसी की प्लेटो ने उपेक्षा कर दी। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण तथा एकांगी है, केवल कर्तव्य की बात करता है प्लेटो, बल्कि अधिकारों की उपेक्षा करता है। साम्यवादी व्यवस्था मानवीय प्रकृति के मूल तथा स्वाभाविक सिद्धांतों के विरुद्ध है। विवेक को अत्यधिक महत्व दिया गया है, अतिशय यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। दार्शनिक शासक की असीमित या निरंकुश सत्ता स्थापित की गई है, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। दार्शनिक राजा है वो स्वयं कानूनों से परे होता है, वो कानूनों का निर्माता होता है और उसके ऊपर स्वयं के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य की हम आलोचना कर सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि भाई ठीक है, प्लेटो का आदर्श राज्य है, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं,
और अब इसके महत्व के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि प्लेटो ने जब इतना बड़ा सिद्धांत दिया है तो उसका कुछ ना कुछ महत्व भी अवश्य होगा। तो महत्व में हम देख सकते हैं कि राज्य में जब सुशासन तथा व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आदर्श राज्य की रूपरेखा बनाने की बात आती है तो प्लेटो का ये सिद्धांत तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से न्याय संगत प्रतीत होता है। प्लेटो प्रथम आदर्शवादी विचारक है जिसने अपनी आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार करने की बात कही है। आदर्श राज्य के चित्रण में एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया है कि जैसा कि वास्तव में राज्य को होना चाहिए। दोस्तों, जब प्लेटो के आदर्श राज्य को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक, अव्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकल लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी विचारक को पढ़ो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले उसका जीवन परिचय पढ़ो और जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हर जो विद्वान होता है उसके विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का, सामाजिक या राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं तत्कालीन समाज की, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ख़ास तौर पे हम परिवार के संबंध में भी देख सकते हैं, उसका निजी जीवन कैसा रहा है उसका भी उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, प्लेटो के संदर्भ में ही ले लीजिए। प्लेटो का आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो प्लेटो शुरू में आदर्शवादी विचार दे रहा है और उसके बाद वो कुछ व्यवहारिक हो जाते हैं। अपने आगामी जो उत्तरवर्ती पुस्तक है उसमें व्यवहारिक हो जाते हैं, तो उनके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो तत्कालीन समय में जो बुराइयां थी समाज में, राज्य में, उनको दूर करने के लिए वो आदर्शवादी विचार देते हैं। फिर आदर्शवादी विचार लागू करने की बात आती है तो उनका एक शिष्य था दियोनिसिस सेकंड, वो इटली का एक प्रांत था, वहाँ का शासक था। वहाँ प्लेटो इन सिद्धांतों को, आदर्श राज्य को लागू करना चाहता है, लेकिन दियोनिसिस सेकंड जो है वो प्लेटो को कैद में डलवा देता है और प्लेटो वहाँ से भाग के आते हैं। और फिर उनके दिमाग में आता है कि आदर्शवादी विचार को लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उनके विचार परिवर्तित हो जाते हैं और वो एक व्यवहारिक राज्य की बात करते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे विचारक को ले लिए, रूसो ले लीजिए या अरस्तु ले लीजिए या सुकरात ले लीजिए, कोई भी विद्वान हो, जब आप बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में पढ़ोगे, भले ही मार्क्स ले लीजिए, तो उसकी परिस्थितियों को देखो। उस समय समाज में, राज्य में क्या परिस्थितियां थी, पूरी दुनिया में कैसी परिस्थितियां थी और उसका निजी जीवन कैसा था। तो जब उसके निजी जीवन की परिस्थितियां, तत्कालिक समाज, राज्य और वैश्विक परिस्थितियों का जब आप अध्ययन कर लोगे जीवन परिचय में, तो उसके बाद उसके जो विचार हैं उनको समझने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हर व्यक्ति के विचार परिस्थितियों से बने होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि देश काल परिस्थिति से विचारों का निर्माण होता है। तो आप जब पुस्तक का कोई भी, आप पुस्तक, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है कि कोई भी पुस्तक ले लीजिए, पुखराज जैन के ले लीजिए, BL फड़िया के ले लीजिए, बहुत सरल भाषा में, सहज भाषा में लिखी गई हैं। आप OP गाबा जी की ले सकते हैं पुस्तक, वो भी अच्छी भाषा में लिखी है। या फिर PD शर्मा जी की भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी पुस्तक है, उसमें भी काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इन पुस्तकों का जब भी आप अध्ययन करें, लेकिन लेना एक ही पुस्तक, 10 तरह की किताबों को मत पढ़ो, एक किताब ले लो, उसका चयन कर लो और उसको अच्छे से पढ़ो। और किसी भी विचारक को पढ़ो तो सबसे पहले उसकी जीवनी या जीवन परिचय को पढ़ो। हम आमतौर पर इस चीज़ को दरकिनार कर देते हैं कि जीवन परिचय का कोई महत्व नहीं है और परीक्षा में इससे संबंधित सवाल कोई पूछा नहीं जाता है, तो इसको पढ़ने का औचित्य ही क्या है। लेकिन दोस्तों, जीवन परिचय के बाद किसी भी विचारक के जो आइडियाज़ हैं वो शुरू होते हैं, तो उनका अध्ययन करना है हमें। तो उनका अध्ययन हमें तभी समझ में आएगा जब हम उसके जीवन के परिचय को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए विस्तृत रूप से पढ़ें और कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, किताब को पढ़ें। 1 वीक सीरीज़ के भरोसे मेहरबानी करके ना रहें।
अभी आपके पास समय है, थोड़ा थोड़ा करके ना आप अध्ययन शुरू कर दीजिए। शीत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है, अच्छा मौसम हो गया है, तो आप जब अध्ययन करेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी। और फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपकी समस्या का त्वरित और सही निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम प्लेटो के संबंध में और जो विचार हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।